विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयंक सर की इस क्लास में। आप सभी लोग प्रकाश वाले चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बात करते हैं आगे। एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है हमारा विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश जब क्या कर रहा है, गमन करता है कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। तो प्रकाश क्या करता है कि यदि इसके मार्ग में क्या रख दी जाए, अत्यंत छोटी वस्तु रख दी जाए, तो प्रकाश का अपने मार्ग में रखी अत्यंत छोटी वस्तु से मुड़ने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनना कि यदि प्रकाश के मार्ग में अत्यंत छोटी क्या रख दी जाए, वस्तु रख दी जाए, तो यह प्रकाश इस वस्तु के किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब आपने प्रकाश के रंगों के बारे में पढ़ा हुआ है और मैंने आपसे ये कहा था जिस रंग का क्या होता है, हमारी आंख पर उत्सर्जन होता है, उसी रंग की वस्तु हमें दिखाई देती है। एक बात और याद रखना, मान लीजिएगा यदि किसी वस्तु के द्वारा 7 के 7 रंगों को क्या कर लिया जाए? ग्रहण कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? ग्रहण। मान लीजिए मैंने आपको 7 टॉफी दी और आपने 7 की 7 टॉफी ही अपने पास रख ली, तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी बच्चों? काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? काली। और यदि वह इन 7 की 7 रंगों का क्या कर दे? उत्सर्जन कर दे, तो वह वस्तु कैसी दिखाई देगी? श्वेत दिखाई देगी। ठीक है। तो यदि 7 रंगों का क्या होता है? ग्रहण किया जाता है, उनका अवशोषण होता है, तो वस्तु दिखाई देती है कैसी? काली। और यदि 7 की 7 रंगों का क्या होता है? उत्सर्जन, तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? श्वेत दिखाई देती है। अब पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और आपने परावर्तन के नियमों के बारे में भी पढ़ लिया था। चलते हैं उसी टॉपिक में आगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? देखो, एक सवाल दिया हुआ है आपके सामने। आपने परावर्तन के क्या पढ़े हैं? नियम। और परावर्तन के कितने नियम पढ़ लिया आपने? 2। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। और दूसरा क्या नियम था कि आपतन कोण जो आई होता है, वह परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। अब याद रखना कि यह सवाल आया हुआ है और सवाल कैसे आया था? इस प्रकार से डायग्राम आया था एग्जाम में और कहा गया था कि क्या ज्ञात कीजिए? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं बच्चों कि जितना कोण क्या होता है? आई का मान होगा, यानी आपतन कोण की वैल्यू जितनी होती है उतनी ही वैल्यू किसकी होती है? परावर्तन कोण की भी होती है। अब परावर्तन कोण का मान कितना है हमारे पास? 30। तो आपतन कोण का मान भी कितना हो जाएगा? 30। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा? एक्स का कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण। आपको जब मैंने परावर्तन की परिभाषा बताई थी तो मैंने आपसे कहा था कि सामान्यतः परावर्तन की घटना हम पढ़ेंगे कौन सी वस्तुओं से? अपारदर्शी वस्तुओं से। और हमारे इस चैप्टर में जिस अपारदर्शी का उपयोग किया जा रहा है वह क्या है? दर्पण है। अब एक परिभाषा क्या होती है कि यदि उच्च परावर्तक पदार्थ की पॉलिश युक्त सतह क्या कहलाती है बच्चों? दर्पण कहलाती है। उच्च परावर्तक पदार्थ की पॉलिश युक्त सतह क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। अब यहां पर सामान्यतः कितने दर्पण हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक दर्पण कौन सा होता है आपका? समतल। और एक कौन सा दर्पण होता है आपका? गोलीय दर्पण। दर्पण सामान्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सा हो गया? समतल। एक कौन सा हो गया? गोलीय। और गोलीय दर्पण भी आगे आपके कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और एक कौन सा होता है आपका? उत्तल दर्पण। तो दर्पण की क्या परिभाषा पढ़ी आपने? उच्च परावर्तक पदार्थ की पॉलिश युक्त सतह क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। दर्पण कितने प्रकार के? 2। सामान्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक कौन सा होता है? समतल। एक कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सा आपका? अवतल दर्पण। और एक कौन सा हो गया आपका? उत्तल दर्पण हो गया है। अब हम सबसे पहले कौन सा दर्पण पढ़ने वाले हैं? समतल दर्पण।
क्या परिभाषा होगी कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी है, समतल है। कैसी होगी, समतल। यानी कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो जाएगी, समतल हो जाएगी, वह कौन सा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, समतल। आप जो सामान्यतः उपयोग में ला रहे हो दर्पणों को, जो आप अपना मुख देख के आते हैं सुबह सुबह, वह सामान्यतः कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब हम यहां पर बात करेंगे समतल दर्पण की कुछ विशेषताओं की। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और बात करते हैं समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की। क्या है समतल दर्पण की विशेषताएं, और इंपॉर्टेंट है समझना अच्छे से क्या होती है। तो वो पहली क्या विशेषता होती है कि समतल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु का कैसा बनाता है, आभासी, सीधा, वह वस्तु के बराबर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। क्या कहा जा रहा है कि समतल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु का कैसा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। अब पहली बात तो देखो बच्चों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये प्रतिबिंब क्या बवाल है, आप ये जो प्रतिबिंब यूज कर रहे हो इसका मतलब क्या है। तो देखो समझना प्रतिबिंब क्या होता है। पहली बात तो इंग्लिश इसके लिए बहुत आसान है। इंग्लिश में प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। ठीक है, आप लोग जब सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, तो आप अपने आप को किस में देखते हैं, अपने शीशे में देखते हैं। आपने अपने आप को किस में देखा, दर्पण में देखा। और जब आपने अपने आप को दर्पण में देखा तो आप कौन है, आप हैं वस्तु, या आप ही को क्या कहा जाता है, बिंब। और इंग्लिश में बात करूं तो आप ही को क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आपसे मतलब कोई भी जिसका भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, दर्पण में हम उसका रूप दिखाई दे रहा है। और जो वस्तु है, बिंब है, ऑब्जेक्ट है। मैंने उदाहरण कहा, हम जब देखते हैं सुबह अपने आप को शीशे में तो हम कौन है, वस्तु हैं, चाहे क्या कह लो, बिंब कह लो, चाहे क्या कह लो, ऑब्जेक्ट। और इस वस्तु का ही उस दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है, एक रूप दिखाई दे रहा है। उस रूप को क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो अब बात समझ में आ गई आपको कि बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, अब एक बात तो याद रखना कि आभासी जब भी प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, तो वह कैसा होगा, सीधा। और मान लीजिएगा यदि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, तो वह कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। मानो कि मैं क्या कह रहा हूं, देखो इस चीज को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, वास्तविक, और एक कैसा प्रतिबिंब होता है बच्चों आपका, आभासी। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कैसा हो गया, वास्तविक, और कैसा हो गया, आभासी हो गया। अब क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। एक चीज और याद रखो, वास्तविक के साथ हमेशा क्या चलेगा, उल्टा। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह सदैव कैसा होगा, उल्टा होगा। और आभासी प्रतिबिंब जो होगा वह हमेशा कैसा होगा, सीधा। याद रखने का तो सिंपल सा तरीका, एक कहानी याद रखो। मैंने आपसे कहा कि आप घर पर थे और आपके फूफा जी आए आपको कार देने के लिए, और आपके फूफा जी आए कार देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे बच्चे की शादी है और सभी को आना है। अब जैसे ही आपने कार देखा शादी का, आपकी बाहें खिल गई, आप बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न ऐसे हुए कि अरे फूफा जी कार देने आए हैं, तो हम शादी में जाएंगे तो चाउमीन खाएंगे, भल्ले खाएंगे, ऐसी अच्छी शादी होगी, वैसी शादी होगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो आप क्या कर रहे थे, आभास कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे। और वो जो कल्पनाएं थी वो कैसी थी, सीधी थी। हमेशा कल्पना कैसी होती है, कोई भी जो व्यक्ति कल्पना करता है वो कैसे करता है, सीधा। वो कभी नेगेटिव सोचता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका शादी का दिन आया, फूफा जी के लड़के की, आप वहां गए, और जब आप वहां गए तो आपने पाया कि फूफा जी एक नीम के पेड़ के नीचे क्या खवा रहे थे, लड्डू पूड़ी और साग। तो क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया।
यानी कि रियलिटी में क्या हुआ, उल्टा, और हम कल्पना कर रहे थे, आभास कर रहे थे, तब क्या होता था, सीधा। तो अब तो इस फूफाजी वाले डायलॉग को याद रखिए, उससे आपको एक कंफ्यूजन कभी नहीं होगी कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, तो कैसा होगा वो, सीधा, और यदि कैसा है वो वास्तविक, तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा। तो याद रखना, आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा उल्टा होता है। चलिए बात करते हैं आगे, और क्या होता है इन वास्तविक प्रतिबिंबों में। आप इन वास्तविक प्रतिबिंबों को किस पर, दीवार या पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इन प्रतिबिंबों को, कौन से प्रतिबिंबों को, आभासी प्रतिबिंबों को कभी भी दीवार या पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, इन्हें आप कर लोगे प्राप्त, और इन्हें आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक गुण और याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, जबकि यहां पर किसमें, आभासी प्रतिबिंबों में कभी भी प्रकाश की किरणें वास्तविकता में नहीं मिलेंगी। क्या करेंगे, तो फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में कभी नहीं मिलेंगी, केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो याद रखना, तीन अंतर हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे, आभासी कैसे होते हैं, सीधे। इन्हें दीवार पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें नहीं किया जा सकता। और ये इसमें वास्तविक प्रतिबिंबों में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, आभासी प्रतिबिंबों में प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती। समझ में आया। अब बात करते हैं दोबारा से समतल दर्पण की विशेषताओं की। तो पहली क्या विशेषता पढ़ी है आपने कि समतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, आभासी, सीधे और वस्तु के बराबर होते हैं। बात करते हैं दूसरे गुण की, और दूसरा गुण क्या है, पहला तो क्या हो गया, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। समतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, स्मॉल एफ है, ये कैसी होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी तो कैसी होती है बच्चों, अनंत होती है। और इसकी जो क्षमता होती है, जिसे अपन पी से व्यक्त करते हैं, वह कितनी होती है, 0। पूछा जा सकता है आपसे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है कितना, अनंत, और क्षमता क्या होती है, 0। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिएगा आप समतल दर्पण के सामने खड़े हुए, और आप समतल दर्पण के सामने कितने वेग से चल रहे हैं, v वेग से गति कर रहे हैं। तो सामने वाला जो प्रतिबिंब है वह आपको 2v वेग से चलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। यदि आप कौन से वेग से चल रहे हैं, v वेग से, तो आपको प्रतिबिंब कौन से वेग से चलता हुआ होगा, 2v वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्या है कि मान लीजिएगा दो समतल दर्पण हैं, और दो समतल दर्पण एक दूसरे के क्या रखे हुए हैं, समानांतर रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, समानांतर। दोनों की परावर्तक सतह एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो क्या होगा, यदि इनके मध्य में क्या रखी हुई है, कोई वस्तु, तो इस वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी, कहां टकराएगी, इस दर्पण से। यह किरण परावर्तित होकर फिर इस दर्पण से टकराएगी, यह वापस टकराएगी। तो लगातार बार बार क्या होगा, प्रकाश की किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा। और प्रकाश किरणों के बार बार परावर्तन से हमें बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे, अनंत प्राप्त होंगे। ठीक है, तो याद रखना, यदि दो समतल दर्पणों की परावर्तक सतह एक दूसरे के समानांतर रखी हो, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। अब और क्या विशेषता है आपसे इस क्लास से रिलेटेड, तो अगली विशेषता है समतल दर्पण से। मान लीजिएगा मैं आपको एक समतल दर्पण दूं और कहूं कि आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखिए, तो आप इतने से में तो देख नहीं पाओगे। देख पाओगे क्या, इतने से तो कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा प्रतिबिंब तो देखने की बात ही दूर की है। तो आप इतने से में अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख सकते। तो मान लीजिएगा मैं या कोई भी अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, किसमें, समतल दर्पण में, तो उसे समतल दर्पण कितना चाहिए होगा, तो इसके लिए शर्त क्या है, कम से कम समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए,
व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यदि आधी है व्यक्ति की ऊंचाई की, किसकी हाइट है, समतल दर्पण की, तो वह व्यक्ति अब उस समतल दर्पण में अपनी पूरी हाइट देख पाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि समतल दर्पण क्या होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपकी क्लास तक दी गई हैं समतल दर्पण से रिलेटेड। महत्वपूर्ण पहली वाली और ये दूसरी वाली सबसे ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण, पहली दूसरी और ये 5वें नंबर की जो विशेषताएं हैं समतल दर्पण की, वह सबसे अधिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, चाहे वो खाली जगह में आए, चाहे वो एवरेज में आए, किसी भी रूप, चाहे वो 1 नंबर में आए, कैसे भी आ सकता है कि क्षमता बताओ, फोकस दूरी बताओ, या बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, और पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति को कितना बड़ा समतल दर्पण चाहिए। अब हम बात करते हैं दर्पण से रिलेटेड, आपका समतल दर्पण हो गया है। अब हम बात करते हैं आगे गोलीय दर्पण की। टॉपिक है गोलीय दर्पण, और क्या परिभाषा होती है बच्चों कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होगी, गोलीय होगी। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, गोलीय होती है। कौन सा दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय से मतलब एक प्रकार से वक्रता की बात कर रहा है, ये इस प्रकार की, ठीक है ना। क्या ये वक्रनुमा क्या है, पृष्ठ है, तो ऐसे ही पृष्ठों की बात करा, इन्हीं क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक कौन सा अवतल और एक कौन सा उत्तल। तो देखो समझने का प्रयास कीजिएगा क्या है उत्तल और क्या है अवतल। मान लीजिएगा मैंने एक गोला ले लिया और इस गोले का क्या है, केंद्र है, जिसे मैं किससे प्रदर्शित कर रहा हूं, सी से। अब यदि मैं इस गोले के 2 भाग करूं, इस प्रकार से यदि मैं गोले को काटूं तो आपको कितने भाग प्राप्त होंगे, 2। एक भाग तो आपको प्राप्त होगा ये इस प्रकार से, और एक भाग आपको कौन सा प्राप्त होगा, इस प्रकार से। अब यदि इस वाले भाग पर एक भाग कौन सा है, इसका उभरा हुआ, और एक कौन सा होता है, धसा हुआ, 2 ही भाग तो दिखाई दे रहे हैं आपको। मैंने क्या कहा, गोले को लिया मैंने और गोले को काटा, काटने पर एक तो ये वाला भाग प्राप्त होगा जो मैंने यहां बना दिया है, और एक मुझे लेफ्ट वाला भाग प्राप्त होगा, ये वाला जो मैंने कहा बना दिया है यहां। अब इस वक्र में आप देखोगे तो 2 भाग है, एक तो उभरा हुआ और एक कौन सा, धसा हुआ। यदि मान लीजिएगा इसके मैं उभरे हुए भाग पर क्या कर दूं, पॉलिश, और यदि इस वाले भाग के मैं धसे हुए वाले भाग पर क्या कर दूं, पॉलिश। जब मैं इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश करूंगा तो परावर्तन कौन सी सतह से होगा, अंदर धसी हुई सतह से। तो यानी कि अंदर वाली जो सतह है वो कौन सी सतह बन जाएगी, इसकी परावर्तक सतह। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं इस भाग की, तो जब मैं इस भाग के धसे हुए वाले भाग पर क्या करूंगा, पॉलिश, तो इसका जो उभरा हुआ भाग है वह उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम करेगा, परावर्तक सतह की तरह। तो इस प्रकार से आपको दर्पण प्राप्त हुए कितने, 2। एक तो प्राप्त हो गया आपको कौन सा, ये वाला, और एक कौन सा हुआ, ये। इसका मतलब क्या है कि इसमें तो आपने कौन से वाले भाग पर पॉलिश की है, उभरे हुए भाग पर, और आपने दूसरे वाले में कौन से वाले भाग पर पॉलिश की है, धसे हुए वाले भाग पर। इस प्रकार से आपको ये 2 दर्पण प्राप्त हुए। और जब हम किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं, पॉलिश, तो वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है बच्चों, अवतल दर्पण कहलाता है। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश, वह दर्पण कौन सा कहलाता है, आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार पढ़े आपने, 2। एक कौन सा हुआ, अवतल, एक कौन सा हुआ, उत्तल। ठीक है ना। देखो सिंपल सी कहानी है, समझने का सिंपल सा तरीका है। ए मतलब क्या, अंदर, और उ मतलब क्या, उभरा। यानी कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम करता है, परावर्तक सतह की तरह, वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका अंदर वाला भाग किसकी तरह कार्य करता है,
परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है वो कौन सा कहलाएगा? अवतल दर्पण। तो कैसे भी कह लीजिए परिभाषा, चाहे तो आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके ऊपरी भाग पर क्या होती है? पॉलिश, कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण। और जिसके ऊपरी भाग पर क्या होती है, सॉरी अंदर वाले भाग पर क्या होती है? पॉलिश, कौन सा कहलाता है? उत्तल दर्पण। चाहे आप ऐसे कह लीजिए कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाला भाग परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है, कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम करता है? परावर्तक सतह की तरह काम करता है, कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं के बारे में, और इन गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने जो पढ़ा, आपने विवर्तन की परिभाषा पढ़ी, आपने एक सवाल पढ़ा था परावर्तन से रिलेटेड, आपने समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं पढ़ी, और आपने पढ़ लिया गोलीय दर्पण क्या है और उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूं कि देखो हमारे एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खाली जगह और एक एक नंबर के क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम टेलीग्राम पर पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, यानी पहले चैप्टर के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, दूसरे के ऑब्जेक्टिव भी कर चुके हैं, और अब हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? तीसरा। किस पर? टेलीग्राम पर। यूट्यूब पर भी मेरे इस चैनल पर मैं क्वेश्चन डालता हूं, लेकिन वहां पर हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, और वहां पर अभी सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, और अभी सेकंड चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां डाले जाएंगे। तो यदि आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है, तो तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन करने तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले जाएगी, और यूट्यूब पर भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको चैप्टर की पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। पहले और दूसरे चैप्टर की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है। एक दो दिन के बाद आपको तीसरे चैप्टर की पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जब ये चैप्टर पूरा होगा तो इस चैप्टर की पीडीएफ भी कुछ दिनों के बाद टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी। जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे यही कहूंगा कि एक बार मेरे द्वारा जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, उस पीडीएफ को जरूर पढ़ें, देखें, क्योंकि जब आप यहां से पढ़ रहे हैं तो यदि आप मेरे द्वारा दी गई पीडीएफ को ही याद करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो। तो पढ़ने के साथ साथ एक बार आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पर उपस्थित सभी क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, और जो पीडीएफ की नोट्स आपको दिए जा रहे हैं उन्हें भी आप घर पर जाकर के अपने रजिस्टर में नोट करें, और अपने कंटेंट को तैयार करें, जिससे हमें एग्जाम टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, और हम अगली क्लास में बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।